शंखनाद। क्या मोदी जी उद्योगपति मित्रों की लोन माफ करते हैं? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं था। आप देखिए, ये लोग टॉयलेट तक तो बना नहीं पाए थे। लोगों को देने के लिए बिजली नहीं थी। हमारे घरों में बिजली क्या है कि 8-8 घंटे की कटिंग होती थी। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को शंखनाद समूह की ओर से अपर्णा झा का सादर नमस्कार। और आज हमारा शंखनाद का यूट्यूब चैनल खरी खरी का विषय है भाजपा उद्योगपतियों की सरकार। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वाचक और गणमान्य सदस्य प्रदीप माहौर सर। प्रदीप सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। नमस्कार अर्पणा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल में आप बुलाने के लिए। और ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कुछ एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक है जिसको आप लेके आए हैं, तो बिल्कुल आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मेरा पहला प्रश्न सर आपसे ये होगा कि ऐसा कहा जाता है कि क्या मोदी उद्योगपति मित्रों के ही लाभ पहुंचाने वाले हैं, उनके लोन माफ करने वाले हैं, और उन्होंने उद्योगपति जो उनके मित्र हैं उनको हमेशा लोन माफ किया है, तरह तरह के फायदे पहुंचाए हैं? कि क्या मोदी जी उद्योगपति मित्रों की लोन माफ करते हैं, उनको इस तरह से सहायता दे रहे हैं क्या? ये मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं, लगातार इस प्रकार की चर्चा। राहुल गांधी जी ने भी बीच में चर्चा करी, और बहुत सारी अन्य जो कांग्रेस के जो हैंडल्स हैं वो इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि लोन माफ कर दिया, ये कर दिया, और 20,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। देखिए, एक न्यूज आई थी बीच में, 12,770 करोड़ का जो एसबीआई है उसने लोन अंडरराइट किया है अडानी ग्रुप को। ठीक है, अब 12,770 करोड़ अंडरराइट, ये वाला शब्द जो है इसको ध्यान रखेंगे हमारे दर्शक भी और आप भी। अंडरराइट इन्होंने क्या किया, अंडरराइट जो है, और उसके अलावा बैंकिंग की जो शब्दावली है उसके अंदर एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं राइट ऑफ। दोनों में राइट शब्द आता है। राइट ऑफ का मतलब जी, अंडरराइट एंड राइट ऑफ। तो अंडरराइट का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति वहां पे किसी बैंक से लोन लेता है तो लोन लेते समय बैंक क्या करता है कि उसकी रिस्क जो है चेक करता है कि हम इसको लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जहां कोई एक बड़ी पार्टी रहती है, कोई बड़ी इंडस्ट्री रहती है, वहां पे हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उसके बदले में कोई ना कोई एसेट जो है वो गिरवी रखा गया हो। तो वहां पे अंडरराइटिंग यानी रिस्क कवरेज जो होता है बैंक स्वयं लेता है। छोटा कोई लोन लीजिए, अगर आपने कोई एसेट रख दिया, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रख दी, सोना रख दिया, तो वहां पे अंडरराइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जहां पे आप एक बड़ी इंडस्ट्री खोल रहे हो, आपको एक बड़ा लोन चाहिए, तो वहां पे अंडरराइटिंग की आवश्यकता होती है। और अंडरराइट का सिंपल सा मतलब यह हुआ कि लोन लेने के लिए रिस्क कवरेज जो है, बैंक जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उसको बोलते हैं अंडरराइट। अब इन्होंने क्या किया, अंडरराइट को बना दिया राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर अपना लोन नहीं चुका पाता है तो उसका माफ नहीं करते हैं उसको, उसमें बेड डेट माना जाता है उसको, यानी वो बंदा भाग गया या कहीं चला गया तो उसको क्या करते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको हटा देते हैं, उसको लॉस में दिखा देते हैं बैंक का। तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, यानी हमारे जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर से उसको हटा दिया, उसको माइनस कर दिया और उसको उस साल के लॉस में दर्शा दिया कि ये पैसे आने की अब संभावना नहीं बची है, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो इन्होंने क्या किया, बड़े चालाकी से अंडरराइट शब्द को राइट ऑफ बना दिया। वहां पे कोई लोन माफ नहीं हुआ है। वो डॉक्टर समा मोहम्मद हैं कांग्रेस में, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया और उन्होंने शब्द बिल्कुल चेंज करके लिखा राइट ऑफ, यानी 12,770 करोड़ का लोन राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। ऐसा कोई भी माफ नहीं किया गया है। कांग्रेस क्या है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करती है और कुछ भी नहीं है। दूसरा, अभी ये बात आ रही थी कि सबसे ज्यादा लोन, ये भी कांग्रेस ने बोला है, सबसे ज्यादा लोन जो है वो अडानी ग्रुप को दिया गया। आप एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले लोग अंबानी ग्रुप के बारे में बात करते थे, आजकल ये अंबानी ग्रुप के बारे में बात नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब ये अंबानी ग्रुप के बारे में बात करना इन्होंने शुरू करी तो उस समय बीजेपी ने पॉइंट ये रखा कि अंबानी
आज के तो है नहीं बिजनेसमैन। अंबानी जिस समय पे ग्रो करे थे उस समय पे कांग्रेस का शासन हुआ करता था, तो इसका मतलब कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तो आप आज क्यों चिल्ला रहे हो? तो इन्होंने क्या किया, अंबानी के बारे में बात करना बंद कर दी। अब ये बात करते हैं अडानी के बारे में, और इन्होंने बोलना शुरू किया कि अडानी ग्रुप जो है उसको सबसे ज्यादा लोन दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, हमने थोड़ा सा डेटा निकाला कि टोटल कितना लोन कितनी कितनी कंपनीज को, कुछ कंपनीज का डेटा है इसमें, टॉप कंपनीज जिनके पास में लोन सबसे ज्यादा है। टाटा ग्रुप 2,89,080 करोड़ रुपीस का लोन है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2,66,305 करोड़ का लोन है। उसके बाद में आदित्य बिरला ग्रुप 2,29,857 करोड़ का लोन है टोटल। उसके बाद में चौथे नंबर पे आता है अडानी ग्रुप, 2,18,221 करोड़। उसके बाद आता है लार्सन एंड ट्यूब्रोस जिसका 1,62,792 करोड़ का टोटल लोन है। महिंद्रा ग्रुप का 74,667 करोड़ का लोन है। बजाज ग्रुप का 61,253 करोड़ का लोन है। तो ये मैंने कुछ 7 इंडस्ट्रीज, टॉप इंडस्ट्री जिनका लोन है उनका मैंने डेटा निकाला। उसको अगर हम देखें ढंग से तो उसमें अडानी ग्रुप उसके बाद भी चौथे नंबर पे आता है। तो ये कांग्रेस जो ये बातें बोल रही है कि अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा लोन दिया गया, उनको सबसे ज्यादा ग्रोथ के चांसेस दिए गए, ये भी पूरी तरीके से गलत है। ये बहुत सारी अलग अलग चर्चाएं जो है ना ये लोग करते रहते हैं। देखिए बीच बीच में आपने देखा होगा कि पहले बीच में मेहुल चोकसी का नाम बहुत तेजी से चला था। मेहुल चोकसी का नाम इसलिए तेजी से चला था क्योंकि वो ऐसा हुआ था कि वो लोन लेने के बाद में और देश से भाग गए थे और बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई थी। बाद में क्या हुआ कि उस पूरे के पूरे मेहुल चोकसी वाले कांड के अंदर कांग्रेस का ही नाम आने लग गया, सीबीआई की रिपोर्ट आने लग गई। अब इन्होंने क्या किया, मेहुल चोकसी के बारे में बोलना बंद कर दिया। ये लोग बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं, जैसे ऋषि अग्रवाल के बारे में इन्होंने बोलना बंद कर दिया अभी, है ना। अरविंद धाम जो एमटेक ग्रुप है उसके बारे में बोलना बंद कर दिया इन्होंने, है। मेहुल चोकसी के बारे में मैंने बताया आपने, इन्होंने बोलना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से, और विजय माल्या के बारे में भी आजकल बात नहीं करते हैं लोग। पहले बीच में विजय माल्या के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बोलते थे, क्योंकि विजय माल्या, नीरव मोदी और तुषार मेहता, इन तीनों का कुल मिला के 18,000 करोड़ का लोन था, जिसको कि बैंक ने रिकवर कर लिया। इनकी प्रॉपर्टी या एसेट बेच के या बहुत सारे उनके जो तरीके थे उससे लोन रिकवर कर लिया, तो अब बोलना बंद कर दिया इन्होंने। अब क्या है, इस समय अडानी टारगेट पे है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अगर राष्ट्र की उन्नति करनी है तो यहां पे हमको बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। एक तो हमारे जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं उनको भी हमको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अगर फैक्ट्री लगाता है तो उसमें काम कौन करते हैं, लोग ही काम करते हैं। अब आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने जो लगी, उनमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। अगर उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट प्रोत्साहित ना करे, कोई अगर बोलता है कि अडानी ग्रुप को, अंबानी ग्रुप को, टाटा ग्रुप को, है ना, बजाज ग्रुप को, ठीक है, और बाकी जितने भी इंडिया के ग्रुप्स हैं उनको क्या गवर्नमेंट ने प्रमोट किया? तो मैं बोलता हूं बिल्कुल किया, और उनको प्रमोट करना आवश्यक है। आप भारत में व्यापारियों को ही खत्म कर दोगे तो इंडस्ट्री कहां से खड़ी होगी? आज आप देखिए अडानी ग्रुप ने एक बैटरी का प्लांट लगा रहा है गुजरात में। उन्होंने क्या किया है कि सोडियम आयन की बैटरी लगा रहे हैं। आपने सुना होगा लिथियम आयन बैटरी आजकल कार जितनी भी चल रही हैं लिथियम आयन से चल रही हैं। भारत में लिथियम पैदा नहीं होता है। तो ये उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया। क्यों लिया? कि सोडियम हमारे यहां पे आसानी से अवेलेबल है, नमक है ना, नमक तो बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है, ठीक है। उसके अंदर और भी जो दूसरी चीजें लगती हैं वो सारी भारत में उपलब्ध है, कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको लिथियम की खदानों की आवश्यकता नहीं है। तो जब वो फैक्ट्री लग रही है उसको 1 साल के आसपास एक्टिव होने में, पूरी तरीके से प्रोडक्शन स्टार्ट करने में समय लगेगा। तो 1 साल के बाद में हमारे यहाँ भारत में जो कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं और जो ट्रक्स हैं, ये बैटरी पे प्रॉपरली चलने के लिए आ पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत महंगे पड़ते हैं। आप एक पेट्रोल या डीजल वाली कार खरीदें तो 4 लाख रुपए से लेके और 10-15 लाख रुपए में अच्छी कार आ जाती है, और 20 लाख रुपए में तो बहुत अच्छी शानदार कार आ जाती है। लेकिन वही आप अगर बैटरी की कार सबसे सस्ती भी खरीदेंगे तो 8-10 लाख रुपए से शुरुआत होगी, क्योंकि उसमें जो बैटरी लगी हुई है उसकी कीमत जो है 5-6 लाख रुपए की है, और बाकी जो उसके ऊपर डब्बा लगा हुआ है वो तो सस्ता है फिर भी। तो इस वजह से क्या है कि
इन चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और मैं तो एक चीज बोलता हूं कि कांग्रेस जो है ये भारत के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है? बहुत सारे हैं, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स है, उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? बाबा रामदेव, ठीक है, उनके सबसे फर्स्ट टारगेट होते हैं। दूसरा उनका टारगेट होते हैं अडानी, तीसरा होते हैं अंबानी, है, चौथे होते हैं टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के ऊपर भी टारगेट किया था इन्होंने बीच में। तो जितने भी भारत के व्यापारी हैं वो सब इनके दुश्मन हैं। बाहर से चाइना की बहुत सारी कंपनियां इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, उनके ऊपर कभी इन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? एक बार भी बोल के दिखाया कि चाइना की ये कंपनी खराब है, इसको भगा दो। है, सरकार अपनी तरफ से भगा रही है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको साथ में सरकार ने व्यापार करना बंद किया, लेकिन कांग्रेस ने ना तो उसकी तारीफ करी ना उसकी बुराई करी। चाइना की इंडस्ट्रीज के खिलाफ कांग्रेस कभी नहीं बोलती है। एप्लीकेशंस जब बंद किए थे तो कांग्रेस को बुरा लग गया था उस समय पे, जब चाइनीज एप्लीकेशंस को बंद किया तो उनको बुरा लग गया था। तो आई थिंक मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है, कोशिश करी है। अगर और कोई सवाल हो तो अच्छे से जवाब दिया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को एक भरपूर जानकारी मिली होगी इस विषय से लेकर, और आपकी इस जानकारी से सर कांग्रेस का तो पर्दाफाश हो ही गया, बल्कि आम लोगों को सच्ची जानकारी, सही जानकारी मिली, और इस जानकारी के इर्द गिर्द की बहुत सारी गहन बातें आपने बताई जो जानकर हम सबको बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि क्या मोदी जी पर हमेशा इस तरह के आरोप लगते ही रहे हैं और वो अपना काम निरंतर करते हैं, बात से नहीं काम से जवाब देते हैं, तो उनके ऊपर एक आरोप और भी लगता रहता है विपक्षियों का, विशेष करके कांग्रेस का, कि मोदी जी के जो करीबी होते हैं, चाहे वो सिनेमा के हों, चाहे वो कला जगत के, साहित्य के, राजनीति के, जिस भी क्षेत्र के, व्यापार जगत के हों, जो उनके करीबी होते हैं उनको वो अवांछित लाभ देते हैं। इस बात में कितनी सत्यता है सर, आपसे हम जानना चाहेंगे। अगर वो मोदी जी के करीबियों को लाभ दे रहे होते तो उनके भाई जो हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन के बैठे होते। जी सर, बिल्कुल। उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब करोड़पति अरबपति होते। कोई ऐसा आपको नजर आया? बीच में सुनने में आया था कि उनका एक भाई जो है वो सरकारी नौकरी में है, तो वो जहां पे है उनका प्रमोशन तक नहीं हुआ है, ठीक है। उनके एक भाई जो है वो कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में छोटा मोटा काम करते हैं, तो वो जो कर रहे थे वो वही करते हैं। अब कौन है जो भी राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी हमेशा तत्पर है। उसकी सहायता के लिए, उसके लिए रास्ते सुलभ करने के लिए, उसके लिए मार्ग बनाने के लिए। सरकार का काम क्या है? देखिए, सरकार क्या करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। सरकार का काम ये नहीं है कि पैसा बांट दे लोगों में। सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, जनता से टैक्स कलेक्ट करती है, और जनता से टैक्स इकट्ठा करके उस टैक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है, देश की सिक्योरिटी में लगाती है। आज आप देख रहे हैं देश के अंदर अपने यहाँ पे मिसाइल्स बन रही हैं, अपनी यहाँ पे बंदूकें बन रही हैं, टैंक बन रहे हैं, एरोप्लेन बन रहे हैं, तेजस विमान जो है। ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में ये सारी चीजें बन रही हैं। तेजस विमान है, उसको विदेशों में उसकी मांग हो रही है। अमेरिका ने तेजस विमान की डिमांड करी, जो पूरे विश्व में विमान सप्लाई करता है, वो तेजस विमान जो है उसको खरीदना चाहता है भारत से। कितनी अलग परिस्थिति का परिवर्तन हुआ। ये कैसे हुआ? इंडस्ट्रियलिस्ट को जो प्रमोट किया गया उसकी वजह से हुआ। आप देखिए, ड्रोन है भारत में बन रहा है, बाहर उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। पहले हम कभी सोचते भी नहीं थे कि भारत में ड्रोन बनेगा। तो ऐसी बहुत सारे परिवर्तन जो है भारत के अंदर आए हैं। और देखिए, कांग्रेस का तो काम है विरोध करना, वो विरोध करेगी। कांग्रेस अगर खुद में सक्षम होती तो आज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी, कांग्रेस की ही सरकार होती है। लेकिन कांग्रेस सक्षम नहीं थी, उनकी नीतियां जो है वो देश के हित में नहीं थी। इसी वजह से जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यही सरकार अगर आगे बनी रही तो भारत बहुत तेजी से प्रगति करेगा। मैं अपने अगले प्रश्न की ओर आती हूँ सर, कि ऐसा माना जाता है कि अडानी अंबानी से प्रभावित होकर, उनके अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अडानी एंड अंबानी, मोदी जी देश की नीतियों को बनाते हैं और देश में जो भी काम होता है, जो भी डेवलपमेंट के नाम पे, मतलब उनके हिसाब से तो ये चीजें डेवलपमेंट है नहीं, तो जो भी हो रहा है वो मोदी जी अडानी और अंबानी के
प्रभाव में आकर करते हैं, उनके फायदे के लिए करते हैं। तो किसके फायदे के लिए करना चाहिए? चाइना के फायदे के लिए करना चाहिए, है पाकिस्तान के फायदे के लिए करना चाहिए क्या? देखिए ये बड़ी हास्यास्पद बात है। भारत के जो व्यापारी हैं उनके समर्थन में सरकार काम नहीं करेगी, उनके रास्ते, उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उनके लिए अच्छे रोड्स बनाना, ठीक है, उनको जमीन उपलब्ध कराना। आज कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगती है, सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होगी? एक बहुत बड़ी जमीन। उस जमीन को आप स्वयं नहीं एक्वायर कर सकते, उसको जमीन एक्वायर करने में सरकार को आपकी सहायता करनी पड़ेगी, बिना उसके आपको जमीन उपलब्ध नहीं होगी और आप भारत में व्यापार नहीं कर सकते। अब अगर कोई बोले कि देखो इतनी बड़ी जमीन जो है इन्होंने वो किसानों से छीन के, ऐसा भी बीच में आया था, किसानों से छीन के देखो इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी, तो किसानों से छीन के नहीं दी, किसानों को समझा के उनसे बीच बीच में जहां पे सरकार की जमीन है उसके बीच में कहीं ना कहीं किसानों की जमीन आ रही है, तो उनको इतना पैसा दिया गया कि वो दूसरी जगह जमीन भी खरीद सकते हैं अपने लिए। और उसके बाद में एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, देश में प्रोडक्ट बनते हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। आप देखिए, मैं बड़ी विचित्र सी बात बताता हूं, कांग्रेस का शासन हुआ करता था हमारे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने भी उस समय कोशिश नहीं करी, उन्होंने भी कोशिश करी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हमारे यहाँ भारत जो था वो कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत नंबर 1 पे हुआ करता था। उस समय पे कॉटन का प्रोडक्शन जो था नंबर 1 पे हुआ करता था। तो चाइना ने एक स्ट्रेटेजी चली, उन्होंने क्या किया, भारत में जो लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, इनको ये बोला कि जितने भी मजदूर हैं उनको बोलो कि पावर लूम्स नहीं लगने चाहिए। पावर लूम्स क्या है? पहले हाथ, जैसे हथकरघे होते थे ना, उस टाइप के हैंड, जी, हाथ से चलाने वाले उस समय मशीनें हुआ करती थी जिनमें मोटर तो लगी रहती थी लेकिन धागा से लेके सब कुछ जो है हाथ से पुराया जाता था। तो उसके बाद पावर लूम्स आए। पावर लूम्स में क्या होता था? ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती थी, उसमें लेबर की कम रिक्वायरमेंट थी लेकिन एफिशिएंसी ज्यादा, प्रोडक्शन हो सकता था कम समय में। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर ये पावर लूम लग गए तो क्या होगा, आपका जो रोजगार है वो छिन जाएगा, कम लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी वजह से आप क्या है, बेरोजगार हो जाओगे। क्या हुआ, इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया? मुर्दाबाद शुरू कर दी। इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा, और कांग्रेस संभाल नहीं पाई इस चीज को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगा कि ये इतनी मुर्दाबाद कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, रोज रोज स्ट्राइक कर रहे हैं, हमको लॉस हो रहा है, अगर हम पावर लूम नहीं लगाते हैं तो हम इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में कैसे कंपटीशन कर पाएंगे। आज आप देखो, भारत में जो कपड़ा बनता है और हम बाहर से लेके आते हैं, बाहर का कपड़ा सस्ता पड़ता है, वो किस लिए सस्ता पड़ता है? क्योंकि क्या है कि वहां पे पावर लूम्स है। अब इंडिया में जाके इस समय पे कॉटन का आप देखेंगे, इंडिया वापस से नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया। आज इन्होंने जो मुर्दाबाद करने वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको दूर रखा। अगर वैसा नहीं करते और कांग्रेस का शासन होता तो भारत वापस से उसमें भी कॉटन इंडस्ट्रीज में भी खत्म हो जाता। बड़ी बड़ी अलग अलग चीजें हो रही हैं हमारे भारत में। एक पुराना यार्न हुआ करता था, हैम्प जिसको बोलते थे, है ना, हैम्प यार्न जो है हमारा खत्म हो चुका था, जबकि भारत का ही यार्न था वो, और उसका भारत में बहुत प्रोडक्शन होता है, ऑटोमेटिकली खरपतवार की तरह हो गया था, उत्तराखंड वगैरह के एरिया में खरपतवार की तरह होता है। लेकिन उसका वापस से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्थान किया। अब आज देखिए, हेम्प, हमारे यहाँ से हेम्प फाइबर के बने हुए कपड़े जो हैं, अभी मैंने जो पहन रखा है वो भी हेम्प फाइबर का ही है, तो हेम्प फाइबर के जो कपड़े हैं वो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं और कॉटन से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं वो। तो इन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ता है, तब जाके रोजगार मिलता है। अभी ऐसे चिल्ला देने से कि रोजगार दे दो थोड़ी होता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं था। आप देखिए, ये लोग टॉयलेट तक तो बना नहीं पाए थे, टूटे हुए रोड हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, लोगों को देने के लिए बिजली नहीं थी। हमारे घरों में बिजली क्या है कि 8-8 घंटे की कटिंग होती थी। इन सब चीजों का आप एक शब्द में, एक पंक्ति में क्या विराम देकर, क्या क्लोजर इसका क्या देना चाहेंगे कि मोदी जी एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक ही चीज देखिए, सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि विपक्ष जो है वो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। जो विकास की जो गंगा बह रही है भारत में, उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, और हमको यह देखना है कि विकास की गंगा किसी भी हाल में रुकने ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपना कीमती समय निकालकर बहुत ही अहम मुद्दों पर बहुत ही गहन जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, जय श्री राम। फिर दोबारा मिलते हैं इसी शो में।
सभी दर्शकों को धन्यवाद, आपको भी अर्पणा जी। जय श्री राम।